एक ऐसे क्राइम सीन की कल्पना करना बहुत आसान है जहां सब कुछ बिखरा हुआ हो। मतलब टूटे हुए कांच हों, खून के निशान हों या कोई दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हो। हाँ, जहाँ हर एक चीज चीख चीख कर अपनी कहानी खुद बता रही होती है। बिल्कुल, वहां जो कुछ भी है वो सामने है। लेकिन क्या हो जब सबसे अहम सुराग किसी आइसक्रीम फ्रीजर के अंदर जमा हुआ हो? जहाँ कोई खून नहीं, कोई बिखरा हुआ सामान नहीं। एग्जैक्टली सिर्फ एक बहुत ही सावधानी से बुना हुआ झूठ। तो आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज का हमारा मिशन इसी डार्क लेकिन बेहद दिलचस्प विषय की परतों को खोलना है। और वो विषय है हत्या के बाद शवों को छिपाने का मनोविज्ञान, और साथ ही इस झूठ को बेनकाब करने वाला फोरेंसिक विज्ञान। सही कहा। और आज हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार स्टैक है। हम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में छपे मलेशियाई जेलों के एक अध्ययन पर बात करेंगे। हाँ, और इसके अलावा भारत के त्रिपुरा से एक दिल दहला देने वाला वास्तविक मामला भी है, जो एक लव ट्रायंगल और शव को फ्रीजर में छिपाने की कहानी है। और फिर जांच के नजरिए को समझने के लिए हम डेनमार्क के एक दुर्लभ फोरेंसिक मेडिकल केस स्टडी की तुलना अहमदाबाद विमान दुर्घटना जैसी बड़ी त्रासदियों से करेंगे। बिल्कुल, ताकि हम समझ सकें कि जब अपराधी विज्ञान को चकमा देने की कोशिश करता है तो फोरेंसिक विशेषज्ञ उन जमी हुई पहेलियों को कैसे सुलझाते हैं। तो चलिए मनोविज्ञान से शुरुआत करते हैं। मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि एक हत्यारा जो पहले ही इतना बड़ा अपराध कर चुका है, वो शव को छिपाने की अतिरिक्त और जोखिम भरी मेहनत क्यों करता है? इसका बहुत स्पष्ट उत्तर हमें मलेशिया की 11 जेलों में 71 पुरुष हत्यारों पर किए गए उसी मनोवैज्ञानिक शोध में मिलता है। अच्छा, तो उस अध्ययन के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े बताते हैं कि इन 71 हत्यारों में से 21.1% ने शवों को छिपाने की कोशिश की थी। ओके, मतलब लगभग 5 में से 1 ने। हाँ, और अगर इसे और बारीकी से देखें तो 12.7% ने शवों को ले जाकर कहीं दूर डंप किया और 8.4% ने सबूत मिटाने के लिए आग, जिसे पोस्टमार्टम बर्निंग कहते हैं, उसका सहारा लिया। बाप रे! लेकिन मुझे लगता है कि इन आंकड़ों से ज्यादा दिलचस्प वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जो इन कैदियों पर किया गया था, है ना? एग्जैक्टली शोध में अपराधियों के गुस्से यानी एंगर स्कोर पर बहुत गहराई से बात की गई है। तो क्या गुस्सा ही वो पैमाना है जो तय करता है कि अपराधी क्राइम सीन पर क्या छोड़कर जाएगा? बिल्कुल। परीक्षणों में यह साबित हुआ कि जिन अपराधियों ने शवों को नहीं छिपाया, मतलब उन्हें घटनास्थल पर ही छोड़ दिया, उनका गुस्से का स्कोर बहुत ज्यादा था। और इसे क्रिमिनोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं? इसे एक्सप्रेसिव मर्डर कहते हैं। ये तब होता है जब भावनाएं इंसान के तार्किक दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं। तो ये एक अचानक आए उफान का नतीजा है। हाँ, जहां लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाना होता है, खुद को बचाना नहीं। ये तो ऐसा है जैसे किसी ज्वालामुखी का फटना। सही एनालॉजी है। मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो वो ये सोचकर लावा नहीं उगलता कि उसे अपने निशान छिपाने हैं। हाँ, वहां सिर्फ विनाश होता है। लेकिन जिन्होंने शव छिपाए, उनकी स्थिति तो इससे अलग रही होगी। बहुत अलग। उनका एंगर लेवल काफी कम था। उन्होंने जो किया वो इंस्ट्रूमेंटल मर्डर की श्रेणी में आता है। इंस्ट्रूमेंटल मर्डर मतलब ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग। बिल्कुल। यहाँ हत्या किसी गुस्से का परिणाम नहीं है, बल्कि एक लक्ष्य को पाने का एक उपकरण या इंस्ट्रूमेंट है। जैसे शतरंज का एक सोचा समझा खेल, जहां कातिल अपना अगला कदम पहले से तय करके रखता है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। अगर वे गुस्से में नहीं थे, उनका दिमाग पूरी तरह से लॉजिकल था, तो शव छिपाने के पीछे उनकी मुख्य प्रेरणा क्या थी? ये एक अच्छा सवाल है। क्योंकि एक लॉजिकल दिमाग तो ये भी जानता है कि शव छिपाने की कोशिश में पकड़े जाने का रिस्क और बढ़ जाता है। साक्षात्कारों से पता चला कि ये लॉजिकल दिमाग मुख्य रूप से डर से संचालित हो रहा था। पकड़े जाने का डर। हाँ, पकड़े जाने और सजा का भयानक डर। मलेशिया में हत्या की सजा मौत है। ये खौफ इतना बड़ा था कि वे हर सबूत मिटाना चाहते थे। लेकिन इसके साथ एक और मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट जुड़ा है, जिसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या संज्ञानात्मक विकृति कहते हैं। मतलब अपराधी अपने ही दिमाग में वास्तविकता को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। हाँ, विशेष रूप से इसे दूसरों पर दोष मढ़ना या ब्लेमिंग अदर्स कहते हैं। अच्छा, तो वो खुद को ही मना लेते हैं कि ये उनकी गलती नहीं थी। बिल्कुल। वे बहाना बनाते हैं कि उन्होंने दोस्तों के दबाव में या हालात के चलते ऐसा किया। वे खुद को एक पीड़ित की तरह देखने लगते हैं। अरे बाप रे, ये किसी इंस्ट्रूमेंटल मर्डर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का बहुत ही खौफनाक पहलू है।
और ये सिर्फ रिसर्च पेपर तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास भारत के त्रिपुरा की एक हालिया घटना है जो इसी ठंडे दिमाग से की गई योजना का एक वास्तविक उदाहरण है। हाँ, त्रिपुरा के गंडाचिरा का वो मामला जो ये दिखाता है कि कैसे एक लव ट्रायंगल एक बेहद सुनियोजित हत्या में बदल गया। तो श्रोताओं के लिए मैं तथ्य बता देती हूँ। 24 साल का शरीफुल इस्लाम जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिशियन था, 8 जून को रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। और मुख्य आरोपी है 28 साल का डॉक्टर दिबाकर साहा, जिसने बांग्लादेश से MBBS किया है। और कारण वही लव ट्रायंगल था। एग्जैक्टली शरीफुल जिस लड़की को डेट कर रहा था वो दिबाकर की चचेरी बहन थी और दिबाकर भी उसी लड़की से एक तरफा प्यार करता था। ये बैकग्राउंड पूरी तरह से उस इंस्ट्रूमेंटल मर्डर के पैटर्न में फिट बैठता है जिसके बारे में हमने भी बात की। बिल्कुल। 8 जून को दिबाकर ने शरीफुल को दक्षिण इंदिरा नगर में जयदीप दास के घर बुलाया। और उसे वहां बुलाने के लिए क्या लालच दिया गया था? ईद के गिफ्ट का लालच देकर बुलाया गया। बहुत ही सोची समझी चाल। हाँ, वहाँ पहले से जयदीप, नवनीता दास और अनिमेश यादव मौजूद थे और उन सब ने मिलकर शरीफुल का गला घोट दिया। और हत्या के तुरंत बाद वो कंसीलमेंट यानी शव छुपाने का चरण शुरू हुआ। उन्होंने शव को एक ट्रॉली बैग में डाल दिया। और यहाँ जांच का सबसे अहम सुराग सामने आता है। वो ट्रॉली बैग हत्या से 2 दिन पहले ही खरीदा गया था। एग्जैक्टली 2 दिन पहले बैग खरीदना ये साबित करता है कि ये कोई एक्सप्रेसिव मर्डर नहीं था। ये पूरी तरह से इंस्ट्रूमेंटल और प्लान्ड था। हाँ, और अगले दिन जो हुआ वो तो और भी डरावना है। दिबाकर के माता पिता दीपक और देविका साहा कार से अगरतला आते हैं और उस बैग को 120 किलोमीटर दूर गंडाचेरा ले जाते हैं, जहां वे उसे अपनी ही दुकान के आइसक्रीम फ्रीजर में छिपा देते हैं। शव को फ्रीजर में रखना एक बहुत ही वैज्ञानिक दाव था, ताकि शव सड़े नहीं। ठीक है। सामान्य तापमान पर शरीर का विघटन शुरू हो जाता है, दुर्गंध फैलती और वे पकड़े जाते। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा पुशबैक देना है। बताइए। अगर डॉक्टर दिबाकर इतना ही चतुर था, मतलब उसने 2 दिन पहले बैग खरीदा, फ्रीजर की प्लानिंग की, तो उसने इस अपराध में अपने माता पिता और 3 दोस्तों को क्यों शामिल किया? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब कोई भी जानता है कि एक रहस्य जितने ज्यादा लोगों को पता होता है उसके खुलने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है। 6 लोग मिलकर एक हत्या कर रहे हैं, ये तो बहुत बेवकूफी भरी प्लानिंग है। सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन इसका जवाब हमें वापस उसी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन और डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर ले जाता है। अच्छा, वो कैसे? एक हत्या का मानसिक बोझ इतना भारी होता है कि अक्सर चतुर अपराधी भी उसे अकेले नहीं झेल पाते। ओहो, तो वे दूसरों को शामिल करते हैं ताकि जिम्मेदारी बढ़ जाए? बिल्कुल। वे खुद को समझाते हैं कि एक सामूहिक काम था। ये उसी मलेशियाई अध्ययन का ब्लेमिंग अदर्स वाला हिस्सा है। लेकिन इसी जिम्मेदारी बांटने के चक्कर में वे अपने पकड़े जाने का रास्ता भी खोल देते हैं। एग्जैक्टली। और पुलिस ने इसी का फायदा उठाया। जब 6 लोग शामिल होते हैं तो 6 अलग-अलग डिजिटल फुटप्रिंट्स भी बनते हैं। हाँ, मोबाइल चैट्स, GPS लोकेशन। सही कहा। जब माता पिता बैग लेकर 120 किलोमीटर जा रहे थे, उनके फोन हर टावर पर पिंग कर रहे थे। 11 जून को पुलिस ने इन्हीं डिजिटल सबूतों से पर्दाफाश किया। ये भौतिक छिपाव बनाम डिजिटल एक्सपोजर का खेल बहुत दिलचस्प है। मतलब आप इंसान को फ्रीजर में छिपा सकते हैं, लेकिन अपने डेटा को नहीं। बिल्कुल नहीं। फ्रीजर की बात से मुझे जांच की वैज्ञानिक चुनौती याद आ गई। जब बात जांच की आती है तो एक दुर्घटना और एक छिपाई गई हत्या में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, इसे हम ईमानदार क्राइम सीन बनाम झूठे क्राइम सीन की अवधारणा कह सकते हैं। जैसे हमारे स्रोतों में अहमदाबाद की विमान दुर्घटना का जिक्र है। हाँ, एयर इंडिया की फ्लाइट 171 जो एक बोइंग 787-8 विमान था। टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हुआ और 241 लोगों की जान चली गई। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। बहुत दुखद। लेकिन जब जांच एजेंसियां वहां पहुंचती हैं तो मलबा मीलों तक फैला होता है। और वो सीन ईमानदार होता है। एग्जैक्टली। वहां किसी ने जानबूझकर ब्लैक बॉक्स छिपाने की कोशिश नहीं की है। गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी ने जो किया वो सामने है। बस पहेली सुलझानी है। लेकिन हत्या के मामले में जब अपराधी सबूत मिटाता है, खासकर जब शव बर्फ में जमा हो, तो विज्ञान के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। और इस चुनौती को समझने के लिए डेनमार्क का वो पबमेड केस स्टडी सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, वो बहुत ही दुर्लभ फोरेंसिक मेडिकल केस है। इस केस में सीरिया का एक 34 वर्षीय शरणार्थी अपनी 27 वर्षीय पत्नी और 2 छोटी बेटियों की हत्या कर देता है। बेटियों की उम्र सिर्फ 7 और 9 साल थी ना? हाँ, और हत्या के बाद वो उन तीनों के शवों को एक चेस्ट फ्रीजर में
एक के ऊपर एक डालकर सीरिया भाग जाता है। बाप रे। और जब तक पुलिस वहां पहुंचती है, शव पूरी तरह से जम चुके होते हैं। बिल्कुल ठोस बर्फ। और आप किसी जमे हुए शव का पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। हाँ, ऊतक इतने कठोर होते हैं कि कोई विश्लेषण नहीं हो सकता। तो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन 3 जमे हुए शवों को सुरक्षित रूप से पिघलाने यानी थॉइंग की थी। क्या वे उन्हें बस कमरे के तापमान पर नहीं छोड़ सकते थे? नहीं, क्योंकि मानव शरीर पानी से बना है। जब शव जमता है तो पानी फैलकर बर्फ के क्रिस्टल बन जाता है, जो कोशिकाओं को पंचर कर देता है। ओहो, मतलब शरीर के अंदर ही सूक्ष्म स्तर की तबाही मच जाती है। हाँ, और चूंकि 3 शव एक के ऊपर एक थे, अगर वे उन्हें कमरे में छोड़ देते तो सबसे ऊपर वाला शव तेजी से पिघलने लगता और फिर वो सड़ने लगता। एग्जैक्टली, ऊपर वाला सड़ने लगता जबकि सबसे नीचे वाला शव अभी भी ठोस बर्फ बना रहता। इससे सारे फोरेंसिक सबूत नष्ट हो जाते। मतलब ये तो एक जमे हुए मल्टी लेयर्ड केक को डिफ्रॉस्ट करने जैसा है। बहुत सही तुलना है। मतलब अगर आप कई परतों वाले केक को किचन काउंटर पर छोड़ दें तो जब तक सबसे निचला हिस्सा नरम होगा तब तक ऊपर की फ्रॉस्टिंग पिघलकर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल, आपको ऐसा तरीका चाहिए जहां हर परत सुरक्षित रहे। तो डेनमार्क के विशेषज्ञों ने इसका क्या हल निकाला? उन्होंने शवों को एक विशेष रेफ्रिजरेटेड मुर्दाघर में रखा, जहां तापमान कंट्रोल में था। हाँ, बेहद धीमी गति से पिघलने दिया गया। जैसे ही ऊपरी शव पिघला, उसे सावधानी से निकाला गया, फिर नीचे वाले को समय दिया गया। ताकि बैक्टीरिया ना पनपे। सही कहा। इस फोरेंसिक धैर्य के कारण ही सबूत बचे रहे और उस अपराधी को सजा मिल सकी। वाह। तो श्रोताओं, आज के इस गहरे विश्लेषण को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि हत्या को छिपाना सिर्फ एक शारीरिक कृत्य नहीं है। बिल्कुल, ये अपराधी के डरे हुए मनोविज्ञान और जांचकर्ताओं की वैज्ञानिक दक्षता के बीच की एक साइलेंट जंग है। एग्जैक्टली। त्रिपुरा के मामले में डिजिटल फुटप्रिंट ने कातिल को पकड़वाया, जबकि डेनमार्क के मामले में फोरेंसिक धैर्य ने जमे हुए सच को बाहर निकाला। ये साबित करता है कि विज्ञान हमेशा एक कदम आगे रहता है। हाँ, तो अंत में मैं श्रोताओं के लिए सोचने को एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। आज हमारे पास जमीन के अंदर दबे शवों को खोजने के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, जमे हुए सबूतों को सुरक्षित निकालने की फोरेंसिक तकनीकें हैं और हमारे स्मार्टफोन्स हर कदम का डिजिटल रिकॉर्ड रख रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इन सब बातों को देखते हुए श्रोताओं, क्या आपको लगता है कि भविष्य में किसी भी इंसान के लिए कोई अपराध या हत्या छिपाना तकनीकी और गणितीय रूप से पूरी तरह असंभव हो जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या परफेक्ट क्राइम का विचार हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? इस विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।